साथियों नमस्कार। स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्री मिशन कोचिंग पे। तो दोस्तों हम जो हमारी आज की क्लास है वो रहेगी 16 नंबर क्लास कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 की हम तैयारी कर रहे हैं। वीडियोस है वो आपको काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं, तो आज हम हमारी क्लास 16 है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मौसम विज्ञान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मौसम विज्ञान के बारे में। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जो टेस्ट है वो देते रहिए। आपका आगामी टेस्ट है वो 19 अप्रैल को होगा, संडे को। ऑलरेडी मैंने उसका जो सिलेबस है वो आपको सेंड कर दिया एप्लीकेशन के अंदर भी, और आपका जो मैसेज है जो इनबॉक्स है उसके अंदर भी आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की। उससे पहले आपको मैं बता दूं, आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको पूरा सिलेबस एग्रीकल्चर का वो इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा कंप्लीट। और यदि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ आपको अच्छी क्विज़ मिलती रहती है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लें। और हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो सके और थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिले, जिससे मैं और अच्छी मेहनत के साथ वीडियो में बना सकूं और आपको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आपकी तैयारी होती रहे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू आज के टॉपिक को। हम टॉपिक पढ़ रहे थे मौसम विज्ञान, लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज अपने यदि बात करें कि वायु मंडल का संगठन, वायुमंडल के संगठन की या कंपोजिशन की बात करें तो वायुमंडल का कंपोजिशन है वो क्या रहता है। आपने देखिए वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस है। वायुमंडल के अंदर अनेक सारी गैसेस है। वायुमंडल होता क्या है इसके बारे में अपने पहले भी जो लास्ट वीडियो उसमें जिक्र किया था कि वायुमंडल जो धरती के या पृथ्वी के चारों ओर स्थित जो रंगहीन, गंधहीन और जो गैसीय आवरण है उसे ही अपने क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहा जाता है या वातावरण कहा जाता है। वातावरण में अनेक गैसें, धूल, मिट्टी के कण हैं वो इसके अंदर है। जैसे आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम है, मीथेन है, नियोन है, क्रिप्टोन है, ओजोन है। इस प्रकार से इसके अंदर बहुत सारी गैसेस रहती है। तो इंपॉर्टेंट जो गैसेस रहती है एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन गैसेस के बारे में अपने बात करते हैं। तो वायुमंडल के संगठन में सबसे पहले अपने बात करें ऑक्सीजन की। सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें, उसके बाद में अपने बात करें यदि ऑक्सीजन के बाद में सबसे पहले अपने बात करते हैं नाइट्रोजन की। मुख्य गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद में अपने बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बाद में अपने बात करते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट आर्गन की। फिर अपने बात करें यदि ओजोन गैस की। देखिए नाइट्रोजन जो वायुमंडल में होती है वो कितनी रहती है? 78.08%। कितनी रहती है? 78.08%। और जो ऑक्सीजन होती है वो लगभग 21% यानी 20.95% रहती है। CO2 है वो वायुमंडल में रहती है 0.03
प्रतिशत, या अपने कह सकते हैं 300 ppm, 300 ppm। आर्गन है वो रहती है 0.93%। ओजोन की बात करें तो ये रहती है 0.00004% ओजोन रहती है। ये संगठन है किसका? वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का। तो आपको याद रखना है, नाइट्रोजन जो 78.08%, ऑक्सीजन है वो 20.95% और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो 0.03% रहती है या 300 ppm रहती है। आर्गन की बात करें, आर्गन रहती है 0.93% रहती है। ओजोन है वो 0.00004% है वो रहती है। ये था वायुमंडल का संगठन। इधर अपनी मृदा के संगठन की बात करें, मृदा में पाई जाने वाली गैसों का संगठन की बात करें यदि, सबसे पहले अपने बात करें नाइट्रोजन की, उसके बाद में अपने बात करेंगे ऑक्सीजन की, उसके बाद में अपने बात करेंगे CO2 की। इन गैसों की यदि अपने बात करें तो नाइट्रोजन है वो पाई जाती है 78.20%, ऑक्सीजन है वो पाई जाती है 21.60%, सॉरी यहाँ थोड़ी सी कम पाई जाती है, यहाँ 20.60% पाई जाती है। फिर अपनी बात करें CO2 की तो CO2 है वो 0.25 से 0.30%, यानी लगभग 8 से 10 गुना अधिक होती है वायुमंडल से, अधिक वायुमंडल की तुलना में, वायुमंडल की तुलना में। देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इन दोनों में से पूछा जा सकता है। अधिकांशतः क्वेश्चन है वो CO2 वाला पूछा जाता है कि जो वायुमंडल है उसका संगठन, नाइट्रोजन उसमें 78.08% होती है और मृदा में क्या होता है, सोइल के अंदर थोड़ी सी इसकी जो सांद्रता वो ज़्यादा होती है 78.020% या 20%। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95% वायुमंडल के अंदर होती है और मृदा के अंदर कितनी होती है, 20.60%। कितनी होती है, 20.60%। ये किसके अंदर है, मृदा के अंदर है, और ये किसके अंदर है, वायुमंडल के अंदर है। किसके अंदर है, ये वायुमंडल के अंदर है। फिर अपने CO2 की बात करें तो देखिए यहाँ CO2 की है 0.03% और इधर मृदा सोइल के अंदर 0.25 से 0.30%, यानी इससे वायुमंडल की तुलना में मृदा में CO2 की मात्रा 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। आर्गन है वो 0.93% वायुमंडल में पाई जाती है। आर्गन है वो मृदा में एब्सेंट होती है और ओजोन है वो 0.00004% पाई जाती है और मृदा में ओजोन है वो एब्सेंट रहती है। आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक की। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं सोलर रेडिएशन की। सोलर रेडिएशन की, सोलर रेडिएशन क्या होता है। सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण कहते हैं, जिसे सौर विकिरण कहा जाता है। देखिए सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण क्या होता है। हमारे इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो
ऊष्मा का या ऊर्जा का या जो हमारी एनर्जी का कह सकते हैं वो स्रोत है, वो मुख्य कौन सा है, सोर्स है, वो सूर्य है। सूर्य है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एकमात्र पृथ्वी पर साधन है, सबसे बड़ा कौन सा, सूर्य है। सूर्य का लगभग टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर है। तो सोलर रेडिएशन क्या होता है, यानी जो सूर्य से पृथ्वी पर जो लाइट आती है या विद्युत चुंबकीय जो तरंगे आती है, तो कह सकते हैं सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसे क्या कहते हैं, सौर विकिरण कहा जाता है। फिर बात करें सोलर कांस्टेंट की या सौर स्थिरांक की बात करें, सौर स्थिरांक की बात करें यदि, सोलर कांस्टेंट क्या होता है। देखिए सोलर कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो सूर्य से लाइट आ रही है या जो किरणें आ रही है वो पृथ्वी पर कितनी मात्रा में प्रति मिनट पहुंच रही है, उसे ही अपने ऊर्जा को क्या कहते हैं, यानी एक इकाई समय में कितनी जो रेडिएशन है वो पृथ्वी पर आ रही है, उसे अपने सौर स्थिरांक कहते हैं या सोलर कांस्टेंट कहते हैं। तो देखिए सोलर कांस्टेंट है वो कितना है, 1.94 कैलोरी प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये क्या है, सोलर कांस्टेंट है कितना, 1.94 कैलोरी प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 सेंटीमीटर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है 1 मिनट में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है वो 1.94 कैलोरी होती है। इसे ही अपने क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट कहते हैं। फिर अपने बात करते हैं एल्बिडो की। एल्बिडो की देखिए सबसे पहले तो एल्बिडो होता क्या है। एल्बिडो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां मैं पढ़ा रहा हूं, यहां जो लाइटिंग है लगी हुई है, जैसे ही कोई लाइट है वो इस बोर्ड पे आ रही है, उसके बाद में परावर्तित होकर बोर्ड से वापस जा रही है। तो अपने कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस पे क्या होता है, लाइट आती है, जैसे सूर्य से लाइट आई पृथ्वी पे और परावर्तित होकर वापस गई, जैसे मेरे पे लाइट आ रही है वो वापस रिफ्लेक्ट होके जा रही है। यानी कहने का मतलब कह सकते हैं जो लाइट या जो कोई आप कह सकते हो प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पे कितनी मात्रा में जाता और कितनी मात्रा में वापस परावर्तित होकर आता है, तो कह सकते हैं किसी भी चीज पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रकाश जितनी मात्रा में जाता है और वापस लौटकर या परावर्तित होकर कितनी मात्रा में वापस आता है, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। तो कह सकते हैं यानी आम भाषा में कहें आने वाली प्रकाश की मात्रा और जो परावर्तित होने वाली प्रकाश की मात्रा। देखिए ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। जैसे यदि मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जो एल्बिडो होता है वो किसका होता है, सर्वाधिक एल्बिडो। सर्वाधिक एल्बिडो किसका होता है, बर्फ का होता है। यानी सबसे ज्यादा जो
लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो बर्फ पे होती है, इसका होता है 70 से 95%। यानी कहने का मतलब यदि अपने डिजिट में बात करें, यदि 100% लाइट बर्फ पे या प्रकाश आता है तो उसमें से 70 से 95% वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सर्वाधिक जो एल्बिडो होता है वो किसका होता है? बर्फ का होता है। फिर अपने बात करें कि धान्य फसलों का जो एल्बिडो होता है वो 10 से 25% होता है। 10 से 25% एल्बिडो होता है किसका? धान्य फसलों का। फिर बात करें गिल्ली मिट्टी की, जो गिल्ली मिट्टी होती है इसका एल्बिडो होता है वो 30 से 35% होता है। कितना होता है? 30 से 35% एल्बिडो है वो जो वेट सोइल होती है उसका होता है। तो देखिए उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट एक टर्म की बात करें, PAR। आपने पढ़ा होगा PAR, फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये देखिए जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होती क्या है? देखिए प्रकाश संश्लेषण में जब प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में तब प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग कलर का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। तो उसमें से जो प्रकाश प्राप्त होता है उसमें कौन सा प्रकाश होता है जिसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी जिस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है उसे ही क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। उन किरणों को ही क्या कहते हैं? और वो कितना होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, या कह सकते हैं अपने 400 से 700 नैनोमीटर। तो जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण है, सूर्य से आने वाली किरणें जो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण है वो संभव होता है, या 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर के अंदर संभव होता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं जो कुछ मौसम से संबंधित जो टर्म है उनकी बात करते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करेंगे। इरेज कर रहा हूं इसको मैं। अब अपने कुछ वर्षा से रिलेटेड या जो अपना जो क्लाइमेट होता है उसके अंदर वर्षण या प्रेसिपिटेशन की बात करें, वर्षण या प्रेसिपिटेशन की बात करें, प्रेसिपिटेशन या अपने इसको क्या कहते हैं? वर्षण कहा जाता है। देखिए वर्षण या प्रेसिपिटेशन क्या होता है? यानी वायुमंडल से किसी भी रूप में पानी का पृथ्वी पर पहुंचना क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन क्या कहलाता है या वर्षण कहलाता है। वर्षण और वर्षा में बहुत अंतर है। वर्षा एक वर्षण का पार्ट है, यानी कह सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन है उसका एक भाग है वर्षा। तो अब प्रेसिपिटेशन में बात करें कि क्या क्या आता है, जैसे अपने पानी किसी रूप में प्राप्त हो सकता है, ओस के रूप में प्राप्त हो सकता है, या अपने धुंध के रूप में प्राप्त हो सकता है, या वर्षा के माध्यम से ओलों के रूप में। जिस प्रकार से भी हमारे को प्राप्त होता है पानी वो क्या होता है? वायुमंडल से प्राप्त होने वाला जो भूमि तक जो हमें प्राप्त होता है पानी उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन या वर्षण कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं वर्षा की। सर्वाधिक जो प्राप्त होता है वो किस रूप में होता है? वर्षा के रूप में, रेनफॉल के रूप में।
अब देखिए रेनफॉल क्या होता है, यदि अपने टेक्निकल बात करें कि रेनफॉल क्या होता है, तो अपने कह सकते हैं जब बूंदों का आकार, पानी की बूंदों का आकार कितना हो, जो रेन ड्रॉपलेट होती है या बूंद होती है उनका आकार कितना हो, 0.5 mm से अधिक हो। जब 0.5 mm से बूंदों का आकार अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। एक आता है फुहार कहते हैं, जिसे ड्रीजल कहते हैं। इसमें बूंदों का आकार है वो कितना रहता है, बूंदों का आकार इसमें रहता है 0.5 mm से कम। 0.5 mm से कम जब बूंदों का आकार होता है तो उसे अपने क्या कहते हैं, फुहार कहते हैं। और इसमें क्या होता है, वर्षा के अंदर 0.5 से 6 mm तक लगभग माना जाता है। कितना, 0.5 से 6 mm तक की जो बूंदों का आकार होता है उसे वर्षा माना जाता है। क्या कहते हैं, उसे वर्षा कहते हैं। अब यदि वर्षा का एक आपको थोड़ा सा मैं आगे क्लासिफिकेशन करके बताऊं कि इसको भी अपने 3 भागों में बांटते हैं। एक तो आपको जैसे आपने सुना होगा लाइट रेन, एक होता है मीडियम रेन, एक होता है हैवी रेन यानी भारी वर्षा। जब बरसात कितनी हो, 2.5 mm प्रति घंटा हो तो उसे क्या कहते हैं, लाइट रेन। और मीडियम कहा जाता है जब 2.5 से 7.5 mm प्रति हावर हो, और यदि 7.5 mm से अधिक हो प्रति घंटा तो उसे क्या कहते हैं, हैवी रेन या भारी वर्षा कहा जाता है। एक टर्म आती है रेनी डे। रेनी डे किसे कहा जाता है, यदि बात करें रेनी डे की, जब एक दिन में 2.5 mm, एक दिन का मतलब 24 घंटों में 2.5 mm वर्षा हो उसे क्या कहते हैं, रेनी डे कहा जाता है, जिसे अपने बरसाती दिन कहेंगे या वर्षा वाला दिन कहेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा वर्षा क्या होता है, यानी जब 0.5 mm से ज़्यादा उन बूंदों का आकार होता है तो उसे अपने क्या कहते हैं, रेनफॉल कहते हैं। और रेनफॉल है वो लाइट, मीडियम और हैवी 2.5 से 7.5 जो 2.5 से कम, और इसको हम क्या कहेंगे 2.5 से कम लाइट, और मीडियम 2.5 से 7.5, और हैवी होता है वो 7.5 से ज़्यादा, यानी 7.5 mm प्रति घंटा जब बारिश होती है, उससे ज़्यादा बारिश होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम हैवी रेन या भारी वर्षा कहते हैं। उसके बाद में अपने देखिए ड्रीजल पड़ा। ड्रीजल का आकार कितना रहता है बूंदों का, जब आकार 0.5 mm से कम होगा तो उसे अपने क्या कहेंगे, ड्रीजल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, ड्रीजल कहा जाता है या फुहार कहा जाता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं स्नो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्नो की बात करते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं तीसरा स्नो, या इसको क्या कहते हैं, हिमपात कहते हैं। ये क्या होता है, आइस क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं ये, आइस क्रिस्टल होते हैं, बिल्कुल छोटे या बारीक कण होते हैं बर्फ के या आइस क्रिस्टल। अब देखिए स्नो कैसे होता है, जैसे ये बादल है, इस बादल से क्या होता है,
जब बादल बरसात होती है तो वहां से क्या चलता है, एक बर्फ का टुकड़ा ही गिरता है, लेकिन नीचे अलग अलग वातावरण की जो वायुमंडल की लेयर आती है, कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। जैसे यहाँ से कोई बर्फ का एक टुकड़ा गिरा, यदि उसको टेम्परेचर नीचे आते वक्त बहुत ज़्यादा मिला तो पिघल कर वो पानी बन जाता है। तो कह सकते हैं जैसे यहाँ आया टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो क्या हुआ, पानी बन गया, लेकिन यहाँ आते वापस उसको हवा नीचे ठंडी मिल गई या टेम्परेचर बहुत कम मिला तो क्या ये छोटे टुकड़ों के रूप में पृथ्वी पर पहुँच जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, आइस क्रिस्टल कहा, जो आइस क्रिस्टल के रूप में जो वर्षा होती है उसे स्नो कहते हैं। आइस क्रिस्टल जो भूमि पे आते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बर्फ़ है वो जमा हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं अपने ये कहते हैं स्नो कहा जाता है। तो एवरेज अपने बात करें इसकी डेंसिटी की, बात करें 0.1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, ये एवरेज है। ये क्या है, एवरेज, यानी इसकी डेंसिटी कितनी होती है 0.1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 0.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जब ये आइस क्रिस्टल गिरते हैं तो इसे स्नो कहा जाता है। वैसे भारत में जो होता है वो हिमालयन क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है, हिमालयन क्षेत्र में, हिमालयन क्षेत्र में देखने को मिलता है स्नो। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्नो के बाद में, बात करेंगे हम स्नो के बाद में स्लीट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्लीट की बात करते हैं। यदि अपने बात करें स्लीट की तो स्लीट क्या होता है, रेन और जो स्नो का मिक्सचर होता है उसे ही अपने क्या कहते हैं, स्लीट कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्लीट कहते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर है स्लीट। स्लीट क्या होता है, कह सकते हैं अपने रेन प्लस स्नो, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे अपने स्लीट कहते हैं। और इसका जो, यानी कहने का मतलब है जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उनका आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो कह सकते हैं अपने जब या तो 5 mm या 5 mm से कम आकार के जो आपके आइस क्रिस्टल है और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पृथ्वी पर या धरातल पर पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं अपने स्लीट कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्लीट कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट ग्रेन्स होते हैं और ये फ्रोजन जो रेन ड्रॉप होते हैं, कहने का मतलब जमी हुई क्या होती है, बूंदें होती है। क्या होती है, आपको जैसे मैंने बताया बादल से बरसात हुई, बरसात होने के बाद में उसको किसी भी वायुमंडल की सतह में उसे कम टेम्परेचर मिलता है, कितना, जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान मिलता है तो जिससे क्या हो जाता है वो जम जाता है, और जब टेम्परेचर अधिक मिलता है तो क्या होता है वो पिघल जाता है। तो दोनों का मिक्सचर होता है रेन और स्नो का, उसे अपने क्या कहते हैं, स्लीट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, स्लीट कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं लास्ट में जो हेल की, प्रेसिपिटेशन का जो 5वां प्रकार आता है वो आता है हेल का। हेल स्टॉर्म सुना होगा आपने, ओलावृष्टि, सबसे खतरनाक है ये ओलावृष्टि। देखिए ओलावृष्टि की यदि बात करें तो ओलावृष्टि में 5 से 50 mm आकार का क्या होता है, एक बर्फ का टुकड़ा ही होता है ये, जो क्या होता है, जिस प्रकार से ये बादल से गिरता है बर्फ का टुकड़ा वैसे ही उसी आकार में ये आकर नीचे गिर जाता है, उसे हेल कहा जाता है, ओलावृष्टि कहते हैं। भारत में अधिकतर लगभग ये मार्च से मई के बीच के महीनों में ओलावृष्टि है वो होती है। यानी जो क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है एयर का, उसके कारण क्या होता है, ये जो
आपके लम्प्स होते हैं, किसके, आइस के लम्प्स का मतलब एक ढेले होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े आकर गिरते हैं, उसे ही हेल कहा जाता है या ओलावृष्टि कहते हैं। 5 से 50 mm या 8 mm से जो ऊपर आकार के टुकड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, हेल कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कुछ बादलों के बारे में। तो आपने मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपने बादल, क्लाउड्स की बात करें या बादल की बात करें। देखिए बादल होता क्या है, बादल क्या होता है, जैसे धरातल से क्या होती है, जो वाष्प उड़कर चली जाती है वायुमंडल के अंदर, वहां अधिक ताप के कारण क्या होता है, संघनन होता है, संघनित होकर वो क्या होता है, बूंदों का रूप ले लेती है, उसे ही अपने क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। यदि अपने वर्ल्ड मेट्रियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, तो इसने क्या है, बादलों को कितने भागों में बांटा है। इसने वैसे तो बांटा है, जो कैटेगरी है 4 कैटेगरी बताई है कि उसकी, और सब कैटेगरी है वो कितनी बताई है, सब कैटेगरी है वो 10 सब कैटेगरी में इसको बादलों को बांटा है। यानी बादलों को कितनी कैटेगरियों में बांटा है, टोटल 4 तो कैटेगरी या फैमिली कह सकते हैं, और सब कैटेगरी कितनी है, 10 सब कैटेगरी के अंदर बांटा है। तो अपने जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी उन्हीं की बात करेंगे, बाकी की अपने बात नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने बात करें, जो वर्षा नहीं करते उन बादलों को क्या कहते हैं। बिना वर्षा वाले बादल, अपने सभी बादलों को नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, इन्हें क्या कहते हैं, सीरीज कहा जाता है। क्या कहते हैं, सीरीज कहा जाता है। फिर बात करें वर्षा वाले बादल, इनको क्या कहते हैं, निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो स्ट्रेटस इंपॉर्टेंट है। ये जो निम्बो स्ट्रेटस होते हैं, वर्षा वाले बादल कहलाते हैं। भारी वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात वाले जो बादल होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, ये बादल कौन से होते हैं, क्यूमुलो निम्बस। कौन से होते हैं, क्यूमुलो निम्बस। यानी जो बिजली बहुत ज़्यादा तेज़ कड़कती है, भारी वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि या चक्रवात होते हैं, वो किन बादलों के कारण होते हैं, जो क्यूमुलो निम्बस बादल होते हैं, इनके कारण क्या होता है। और निम्बो स्ट्रेटस के कारण जो लगातार बारिश देते हैं वो बादल क्या कहलाते हैं, निम्बो स्ट्रेटस कहलाते हैं। कौन से बादल होते हैं, निम्बो स्ट्रेटस बादल होते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं कृत्रिम वर्षा की। किसकी बात करते हैं, कृत्रिम वर्षा की। मैं एक साइड में लिख रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, और इधर अपने बात कर रहे हैं कृत्रिम वर्षा की। कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन, देखिए आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, जिन क्षेत्रों में क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सूखा पड़ने पर क्या होता है,
अकाल पड़ जाते हैं, जिससे हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। लोगों को खाने के लिए खाना भी नहीं मिल पाता यदि कभी बहुत ज़्यादा, जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक में काफ़ी बार आर्टिफिशियल रेन कराई गई है। जैसे आंध्र प्रदेश है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर क्या करवाई गई थी, आर्टिफिशियल रेन करवाई गई थी। यदि अपनी बात करें आर्टिफिशियल रेन की या कृत्रिम वर्षा की, वो करवाई कैसे जाती है उसके बारे में सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि कैसे क्लाउड सीडिंग क्या होती है। सबसे पहले एक टर्म आती है क्लाउड सीडिंग। क्या आती है? क्लाउड सीडिंग। यानी क्लाउड सीडिंग क्या होती है? कह सकते हैं कृत्रिम रूप से ही वर्षा वाले बादल बनाना क्या होता है, क्लाउड सीडिंग होता है। ये बादल दो प्रकार के होते हैं, एक तो गर्म बादल, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, या जो साधारण नमक होता है, साधारण नमक होता है। दूसरे होते हैं ठंडे बादल, कोल्ड क्लाउड। ये तैयार किए जाते हैं AgI यानी सिल्वर आयोडाइड से, या जो शुष्क बर्फ होती है उससे। शुष्क बर्फ होती है यानी जो CO2 होती है उससे, शुष्क बर्फ या जो आपकी क्या होती है CO2 होती है, उससे बादल तैयार किए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, अपने ठंडे बादल कहा जाता है। देखिए क्लाउड जो ये आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, क्या किया जाता है, सबसे पहले बादल तैयार किए जाते हैं। एयरक्राफ्ट होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो बादलों के ऊपर उड़ाए जाते हैं। जैसे देखिए ये कोई बादल है, तो यहाँ क्या है, कोई एरोप्लेन जो एयरक्राफ्ट होता है वो ऐसे उड़ाया जाता है, और इसके ऊपर क्या है, इसकी जो बर्फ होती है, या तो जो ठंडे बादल होते हैं, इस शुष्क बर्फ की इस पे बौछार करवाई जाती है, जिससे क्या है, एक परत बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? परत बनाई जाती है। या करते हैं सिल्वर आयोडाइड का इसके ऊपर छिड़काव किया जाता है, या साधारण नमक जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका छिड़काव किया जाता है। यदि मैं शुष्क बर्फ की बात करूं तो एक बादल निर्माण के लिए 250 किलोग्राम शुष्क बर्फ की आवश्यकता होती है। तो कह सकते हैं ये इकोनॉमिक नहीं है, क्योंकि ये तरीका बहुत महंगा होता है, और इसके मुकाबले जो ये होता है सिल्वर आयोडाइड वाला जो तरीका होता है वो अच्छा रहता है, लेकिन ये काफ़ी महंगा है। भारत जैसे देशों में इतना ये जो कह सकते हैं सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि काफ़ी महंगा है। इनमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हवा के विपरीत है एयरक्राफ्ट को चलाया जाता है, जिससे एक कह सकते हैं जनरेटर होता है, जनरेटर से बौछार करवाई जाती है सिल्वर आयोडाइड की, या जो शुष्क बर्फ़ होती है उसकी लेयर बना दी जाती है, जिससे संघनन होकर ये क्या होता है, बूंदों के रूप में, यानी जो बर्फ़ होती है उससे बाष्प है वो बूंदों के रूप में उस पर जमा हो जाती है, और बाद में इससे बरसात होती है। और बहुत कुछ डिपेंड करता है, मौसम की कैसी स्थिति है, हवा की दिशा कैसी है, उसके आधार पे बरसात है वो कृत्रिम रूप से करवाई जा सकती है। तो जो गर्म बादल और ठंडे बादल है, गर्म बादल जो सोडियम क्लोराइड, और ठंडे बादल सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बर्फ द्वारा तैयार किए जाते हैं। उसके बाद में अपनी बात करते हैं नेक्स्ट अम्लीय वर्षा की। किसकी बात करेंगे? अम्लीय वर्षा की। एसिडिक रेन होती है, अम्लीय वर्षा या एसिडिक रेन की बात करें। देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है, SO2 और NO2 मुख्य रूप से जितने भी कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उससे क्या हो रहे हैं, केमिकल्स वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो उत्सर्जित करती है गैसें, जैसे SO2 है और NO2 है। ये क्या होता है, वातावरण में उत्सर्जित हो जाता है, और वातावरण में जाकर जब ये वायुमंडल में ये गैसें उड़ने लग जाती है, इनकी सांद्रता अधिक हो जाती है, उसके बाद में बरसात होती है। बरसात होती है तो ये क्या होता है, पानी के साथ क्रिया कर कर
जैसे अम्ल के रूप में बदल जाता है, या जो अम्ल के रूप में जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में क्या होती है, बरसात होती है। जो यानी कहने का मतलब पानी के अंदर अम्ल घुलकर धरातल पर बरसात होती है, उसे ही क्या कहते हैं, अपने अम्लीय वर्षा कहते हैं। मुख्यतः जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड जो गैसेज है वो इसके लिए उत्तरदायी रहती है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट, एक बात करें अपने, जो इसका पीएच मान है वो कितना हो जाता है, 4.4 से कम हो जाता है। यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान है वो कितना होता है, 4.4 से कम हो जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। एक बार इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपनी बात करते हैं नेक्स्ट। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यदि अपने बात करें जो भूमि से पानी उड़ता है, किस प्रकार धरातल से पानी उड़ता है या समुद्र से जो पानी उड़ता है वो किन रूपों में उड़ता है, तो कह सकते हैं अपनी बात करते हैं ईटी की, इवेपोट्रांसपायरेशन की। 3 तरीकों से जल उड़ता है। सबसे पहले तो अपनी बात करें इवेपोरेशन, इसको अपने कह सकते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, देखिए वाष्पीकरण होता है, ये एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसी है, भौतिक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले अपने कह सकते हैं भौतिक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे ये धरातल है, इस धरातल से क्या होता है, जब पानी उड़ता है वाष्प के रूप में वातावरण में, इसे ही वाष्पीकरण कहते हैं। यानी जो निर्जीव सतह होती है, निर्जीव सतह से जो जल का उड़ना होता है वातावरण में, वो क्या होता है, वाष्पीकरण कहलाता है। या भौतिक रूप में जल का उड़ना ही वातावरण में क्या कहलाता है। अब इसे मापने की बात करें तो किससे मापा जाता है, ये जो यूएस ब्यूरो वेदर पेन इवेपोरेमीटर, तो कह सकते हैं अपने जो वाष्पीकरण है वो किससे मापा जाता है, USBW पेन इवेपोरोमीटर होता है। इसमें क्या होता है, एक तरीके से एक कह सकते हैं बड़ा सा इस प्रकार टब सा होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है और थर्मामीटर भी लगा होता है, टेम्परेचर भी चेक होता है, उसमें कितना पानी वाष्पीकृत हुआ इससे माप लिया जाता है। USBW पेन इवेपोरोमीटर इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं अपने सेकंड, दूसरा तरीका है वो रहता है ट्रांसपायरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन। ये प्रक्रिया कैसी है, ये सजीव प्रक्रिया है। कैसी है, सजीव प्रक्रिया है, या कह सकते हैं जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया है, कह सकते हैं अपने हरी वनस्पति से जब पानी क्या होता है, वाष्प के रूप में वातावरण में उड़ता है, उसे ही क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये क्या होता है, आपका सरफेस हो, चाहे धरातल है चाहे समुद्र की सतह है, समुद्र का पानी जब उड़ता है उसे क्या वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। और ट्रांसपायरेशन क्या होता है, जब किसी भी वनस्पति की सतह से, वनस्पति से जब पानी वाष्प के रूप में वातावरण में उड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपने जैविक प्रक्रिया से उसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। अब ट्रांसपायरेशन की बात करें तो ट्रांसपायरेशन का जो मापन होता है वो किससे होता है, कि ये होता है पोटोमीटर द्वारा। कौन सा मीटर होता है, पोटोमीटर द्वारा। आपने पढ़ा होगा पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन है किससे मापा जाता है,
पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। किससे मापा जाता है? पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। उसके बाद में हमारे पास आता है तीसरा ईटी। ईटी का मतलब इवेपो ट्रांसपायरेशन। इवेपो ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। ये क्या होता है? इन दोनों को मिलाकर इकट्ठे रूप से क्या कहते हैं? ईटी कहा जाता है, इवेपो ट्रांसपायरेशन कहे जाते हैं। ये क्या होती है? भौतिक प्लस जैविक क्रिया है। भौतिक और जैविक दोनों क्रियाओं का क्या है? यानी जो पृथ्वी है या जो समुद्र सतह है उससे नमी का उड़ना या वाष्प के रूप में पानी का उड़ना तथा वनस्पति से वाष्प के रूप में पानी का उड़ना, दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? इवेपोट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अब ये मापा किससे जाता है? मापन की बात करें या तो लाइसीमीटर से या ईरोमीटर से या किससे मापा जाता है? इवेपो ट्रांसपायरोमीटर से। इवेपो ट्रांसपायरोमीटर से मापा जाता है। लाइसीमीटर, ईरोमीटर या इवेपो ट्रांसपायरोमीटर यानी लाइसीमीटर, ईरोमीटर या इवेपो ट्रांसपायरेटर से पायरोमीटर से मापा जाता है। इतना आपको क्लियर होगा वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। मैंने आपको अच्छे तरीके से इस क्लास में मौसम विज्ञान के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो मैंने आपको अच्छे से बताई है और ये महत्वपूर्ण है अपने लिए। तो दोस्तों इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपको वास्तव में क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। अन्यथा यदि आपको कुछ लगता हो कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या इस प्रकार से आपके सुझाव भी कह सकते हैं अपने आमंत्रित कमेंट बॉक्स में। छोटी सी एक सूचना दे देता हूँ टेस्ट सीरीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, संडे को टेस्ट होता है। कब होता है? संडे को। आगामी टेस्ट है वो 19 अप्रैल 2021 को है कहाँ पर? ये आपका टेस्ट है ऑफिशियल एग्रीमिशन कोचिंग का जो एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर में सर्च करें एग्रीमिशन कोचिंग या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो है बॉक्स में देखिए, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। वहाँ जाके आप स्टोर के अंदर जाइए। जैसे आप स्टोर में जाओगे वहाँ आपको टेस्ट सीरीज़ दिखाई देगी। टेस्ट सीरीज़ इसे बाय कर सकते हैं। अन्यथा एक कॉन्टैक्ट नंबर है 7976366098। इस पे आप कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में। अब अपने यदि बात करें नेक्स्ट कि इस टेस्ट में रहता क्या है, इस टेस्ट में हिंदी प्लस राजस्थान जीके और क्या रहता है? एग्रीकल्चर। 15 प्लस 25 प्लस 100 क्वेश्चन, ये आपका पैटर्न रहता है। 60 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन होते हैं 100। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। जो आपका मेन पेपर का पैटर्न होता है उसी पैटर्न पे होता है। और सोमवार को आपको हिंदी के और राजस्थान जीके के टॉपिक है वो टेलीग्राम पे भी सेंड कर दिए जाते हैं आपके पास और एप्लीकेशन के माध्यम से भी, और आपके पास इनबॉक्स में जो फ़ोन में टेक्स्ट मैसेज है वो भी कर दिया जाता है कि नेक्स्ट संडे को हिंदी और जीके के ये टॉपिक है जिसका टेस्ट है। और 6 दिन के अंदर जितनी क्लासेस होगी, आज से आपको रेगुलर क्लास है वो यूट्यूब पे मिलती रहेंगी। तो आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप अच्छी तैयारी करते रहिए
और वीडियो कैसे लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।